अ वेरी गुड न्यू टू ऑल डियर गर्ल्स। तो जैसा आपको पता है कि हम एस ब्लॉक एलिमेंट्स पढ़ रहे हैं, तो हमारे नेक्स्ट जो न्यू टॉपिक है वो है साइलेंट फीचर ऑफ हाइड्रेट, जिसे हम हाइड्रेट के गुण भी बोलते हैं। सबसे पहले समझते हैं कि हाइड्रेट्स होते क्या हैं। बाइनरी कंपाउंड्स ऑफ हाइड्रोजन विथ अदर एलिमेंट हुज इलेक्ट्रोनेगेटिविटी इज लोअर देन दैट ऑफ हाइड्रोजन आर कॉल्ड हाइड्रेट्स। ये क्या बोलता है कि वो बाइनरी कंपाउंड जो कि हाइड्रोजन से अटैच है। अब कैसे, वो कौन सा कंपाउंड है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से कम हो। अगर वो एटम हाइड्रोजन के साथ अटैच है तो उन्हें हम क्या कहते हैं, हाइड्राइड्स। ठीक है, यहाँ बाइनरी कंपाउंड को हम द्विअंगी कंपाउंड्स भी बोलते हैं। अब देखो, अकॉर्डिंग टू डेफिनेशन सम कंपाउंड लाइक H2O, H2S, NH3, PH3, H2S, HCl एक्सेट्रा आर नॉट कंसिडर्ड एज हाइड्राइड। ठीक है, ये क्या बोल रहा है, अगर हमने अकॉर्डिंग टू हमारी डेफिनेशन देखे, डेफिनेशन के अकॉर्डिंग देखे, तो अभी तो मैंने आपको क्या कहा था कि वो कंपाउंड हाइड्रोजन के साथ अटैच है जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी क्या होनी चाहिए, हाइड्रोजन से कम होनी चाहिए। पर यहाँ पर हमने एग्जाम्पल देखा H2O, NP, H2S, HCl। यहाँ पर देखो, ये जितने भी एटम जो हाइड्रोजन से अटैच है ना, जिनके नीचे मैंने क्या पिंक कलर की अंडरलाइन कर रखी, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाइड्रोजन से ज्यादा है, तो हम इन्हें हाइड्राइड कह ही नहीं सकते। दस द टर्म इज नॉट यूज फॉर बाइनरी कंपाउंड ऑफ हाइड्रोजन विथ नॉन मैटर्स। तो वही बात है कि जो हमने डेफिनेशन बोली उसके अकॉर्डिंग ये एग्जाम्पल बिल्कुल भी सेटिस्फाइड नहीं होता। फर्दर हम देखते हैं कि एलिमेंट ऑफ ग्रुप 1 और 2, ठीक है, कौन सा एलिमेंट की बात कर रहे हैं, वो एलिमेंट ग्रुप 1 और 2 के एक्सेप्ट फ्रेंशियम, है ना। ग्रुप 1 में तो फ्रेंशियम को छोड़ के, और ग्रुप 2 में मैग्नीशियम एंड बेरिलियम एंड मैग्नीशियम को छोड़ के जो बाकी के कंपाउंड्स है वो क्या फॉर्म करते हैं, वो आयनिक कंपाउंड फॉर्म करते हैं और सॉल्ट लाइक हाइड्राइड्स फॉर्म करते हैं। ठीक है, फ्रेंशियम और मैग्नीशियम और बेरियम की बात करें तो फ्रेंशियम का तो हमें समझ में आता है कि भाई रेडियो एक्टिव कंपाउंड है, तो इसलिए यह हाइड्राइड फॉर्म कर ही नहीं सकता। फ्रेंशियम की तो हम कहीं बात ही नहीं कर रहे हैं इस ब्लॉक एलिमेंट में। ठीक है, पर बेरिलियम और मैग्नीशियम में ऐसा क्या है कि हम इसे हाइड्राइड नहीं बोल सकते, क्योंकि अभी मैंने आपको बोला था कि हाइड्रोजन के साथ हाइड्रोजन के साथ वही एटम अटैच होना चाहिए जिसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे कम हो, यानी कि हाइड्रोजन से कम हो। ठीक है, तो हमें पता है कि बेरिलियम और मैग्नीशियम की तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे हाई होती है, क्योंकि डाउन द ग्रुप जाते हैं तो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है। हमें ये पता है, एटॉमिक साइज इंक्रीज होता है और इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिक्रीज होती है, इसलिए बेरिलियम और मैग्नीशियम भी को हम हाइड्राइड नहीं बोलते। क्यों नहीं बोलते, क्योंकि इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी सबसे ज्यादा होती है। फर्दर हम मेथड्स ऑफ प्रिपरेशन देखते हैं कि हाइड्रेट्स ऑफ एस ब्लॉक एलिमेंट को हम किस किस तरीके से प्रिपेयर कर सकते हैं। ठीक है, हाइड्रेट्स कैसे बना सकते हैं। देखो, पहला मेथड है डायरेक्ट कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट, यानी कि देखो दो मेथड पढ़ेंगे। पहला पढ़ेंगे या तो डायरेक्ट कॉम्बिनेशन, यानी कि किसी भी जो एस ब्लॉक एलिमेंट के साथ आप हाइड्रोजन को अटैच कर दो तो वो हाइड्राइड बना लेगा। एक तो ये मेथड है। एक क्या होता है, या तो डायरेक्ट, ये तो डायरेक्ट हो गया कि डायरेक्ट कंबाइन कर रहे हैं हम किसको, हाइड्रोजन को कंबाइन कर रहे हैं एस ब्लॉक एलिमेंट से और वो हाइड्राइड बना रहा है। दूसरा प्रोसेस क्या होता है, रिडक्शन प्रोसेस। तो दोनों प्रोसेस देखते हैं। आप देखो, पहला प्रोसेस तो नाम से ही मैंने बता दिया कि द रिएक्टिव मेटल रिएक्ट डायरेक्टली विथ हाइड्रोजन टू फॉर्म देयर हाइड्रेट्स, यानी कि कोई भी एस ब्लॉक एलिमेंट लिए हम, चाहे लिथियम लिए, और यहाँ पे मैंने लिथियम ले रखा है। ठीक है, लिथियम का जब मैं हाइड्रोजन से रिएक्शन कराऊंगे तो हमें पता है हमें हाइड्रेट्स ही मिलेंगे। तो ये तो डायरेक्ट मेथड हो गया। दूसरा मेथड होता है, देखो, बाय रिडक्शन प्रोसेस। देखो समझना इसको, बाय रिडक्शन प्रोसेस को। ठीक है, मैंने आपको ऊपर बोला कि जिन भी एटम्स की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है उन्हें हम हाइड्रेट बोल ही नहीं सकते। ठीक है, उनसे हम कोई, जब हाइड्रेट ही नहीं बोल सकते तो उनसे हम क्या हाइड्रेट्स बनाएंगे। ठीक है, पर ये प्रोसेस किस चीज के लिए काम में आता है, वो एटम जिनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी अगर ज्यादा है और तब भी हमें अगर उनसे हाइड्रेट्स बनाने हैं, तो वो प्रोसेस किसके थ्रू होता है, रिडक्शन के थ्रू होता है। अब देखो, मैंने ऊपर आपको एक्सेप्शन में बताया था बेरिलियम और मैग्नीशियम के बारे में। ठीक है, मैंने क्या कहा था, इनकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है इसलिए हम इन्हें हाइड्रेट बोलते ही नहीं है। या हम जो बेरिलियम है उसी से हाइड्राइड बनाएंगे। अब देखो कैसा हाइड्राइड बनाएंगे, बेरिलियम हाइड्राइड विच इज डिफिकल्ट टू प्रिपेयर बाय द अबव मेथड, यानी कि बेरिलियम में अगर मैं हाइड्रोजन ऐड करके बेरियम का अगर हाइड्राइड बनाऊं, बेरियम का हाइड्राइड, तो वो पॉसिबल नहीं है अबव मेथड से। ठीक है, it can be obtained by reducing BeCl2 with lithium borohydride to give the first B2H8, and this is heated in a sealed tube with ट्राइफेनाइल फॉस्फील। ठीक है, यानी कि PPH3 टू यील्ड BeH2। यानी कि देखो, ये प्रोसेस क्या बोल रहा है
कि सबसे पहले हम क्या ले, BeCl2 बेरियम क्लोराइड ले और उसकी रिएक्शन कराए लिथियम बोरोन हाइड्राइड से, यानी कि LiBH4 से रिएक्शन कराएंगे तो हमें क्या मिलेगा, हमें कुछ इस तरीके का प्रोडक्ट मिलेगा जो कि क्या है, BeB2H8 और ट्वाइस ऑफ LiCl। अब ये जो हमारा प्रोडक्ट मिला ना हमें BeB2H8, इसको फर्दर हम किससे रिएक्शन कराएंगे, ट्राइफिनाइल फॉस्फीन PPH3 से रिएक्शन कराएंगे एक, और ये रिएक्शन किस में होगी, एक सील ट्यूब में होगी। तो ये हमें क्या देगी, ये हमें देगी BeH2 और PH3 PbH3। ये रिएक्शन आपको ऐसे याद करनी है, ठीक है। तो इस तरीके से हम क्या बना सकते हैं कि हम बेरिलियम का हाइड्राइड बना सकते हैं। देखो थर्ड मेथड क्या है, बाय हीटिंग कार्बोनेट विथ H2, यानी कि कार्बोनेट ले और उसको हीट करें H2 और हाई टेम्परेचर, तो भी हमें क्या मिलेंगे, हाइड्राइड्स मिल जाएंगे उस कंपाउंड के। अब देखो रिएक्शन क्या है, Rb2CO3, यानी कि रुबिडियम का हमने कार्बोनेट लिया, उसको जब H2 से रिएक्शन कराया और इतने टेम्परेचर पे रिएक्शन कराया, तो हमें क्या देगा, RbHCO2 और H2, यानी कि हमें उस मेटल का Rb लिया था ना यहाँ पे, तो उस मेटल का हमें क्या मिल गया, हाइड्राइड मिल गया। वैसे ही अगर हम सीजियम का कार्बोनेट ले और उसको H2 की प्रेजेंस में अगर रिएक्ट कराएं तो क्या देगा, ये हमें सीजियम का हाइड्राइड देगा, CO2 और H2 देगा। देखो फोर्थ मेथड है बाय हीटिंग मेटल नाइट्राइड विथ H2, अगर हम कोई मेटल नाइट्राइड ले और उसको अगर H2 से रिएक्शन कराए तब भी वो हमें क्या देगा, उस मेटल का हाइड्राइड दे देगा, यानी कि LiH और थ्राइस ऑफ N2 वो दे देगा। तो ये तो कुछ मेथड्स हुए प्रिपरेशन की, भाई एस ब्लॉक एलिमेंट के थ्रू हम कैसे हाइड्राइड को फॉर्म कर सकते हैं, ठीक है। अब इसकी कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज देख लेते हैं। देखो पहली क्या है, दिस हाइड्राइड क्रिस्टलाइन कंपाउंड विथ आयनिक लैटिस, यानी कि जो कंपाउंड होते हैं हाइड्राइड्स होते हैं ये हमेशा क्रिस्टलाइन कंपाउंड्स होते हैं। सेकंड क्या है, दिस हाइड्राइड हैव हाई मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट, इट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी इन फ्यूज्ड स्टेट। अब देखो फ्यूज स्टेट क्या होती है, चाहे फ्यूज्ड बोलो, चाहे मैं लिक्विड स्टेट बोलूँ, चाहे मैं मोल्टन स्टेट बोलूँ, कहने का मतलब वही है कि लिक्विड स्टेट में ये अच्छी इलेक्ट्रिसिटी कंडक्ट करते हैं, कौन, हाइड्राइड्स। एक्सेप्ट LiH दे डिकम्पोज ऑन फ्यूजन, यानी कि सिर्फ LiH ही एक ऐसा कंपाउंड है, या हम कह सकते हैं कि लिथियम हाइड्राइड एक ऐसा कंपाउंड है जो कि सिर्फ डिकम्पोज होता है फ्यूजन करने पे ही डिकम्पोज होता है, और बाकी कोई भी एलिमेंट एस ब्लॉक का डिकम्पोज करने पे फ्यूजन नहीं होता, ठीक है। ये तो ये फिजिकल प्रॉपर्टी। फर्दर हम देखते हैं कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज। सबसे पहले हम देखेंगे थर्मल स्टेबिलिटी और रिएक्टिविटी ऑर्डर, यानी कि तापीय स्थिरता और रिएक्टिविटी ऑर्डर को देखते हैं। देखो क्या बोलता है ये, हाइड्राइड ऑफ लिथियम कैल्शियम एंड स्ट्रोंशियम आर मोस्ट स्टेबल व्हाइल अदर डिकम्पोज अबव 400 डिग्री सेल्सियस। पहली लाइन क्या बोलता है कि लिथियम कैल्शियम और स्ट्रोंशियम के हाइड्राइड्स ही मोर स्टेबल होते हैं, यानी कि हाई से हाई टेम्परेचर दे दो तब भी ये डिकम्पोज नहीं होते। इन तीन को छोड़ के बाकी जितने भी एस ब्लॉक के एलिमेंट है वो इजिली डिकम्पोज होते हैं। अगर हम उसको 400 डिग्री सेल्सियस पे हीट करेंगे ना तो वो इजिली डिकम्पोज हो जाएंगे। देयर थर्मल स्टेबिलिटी डिक्रीज विथ इंक्रीज इन साइज ऑफ कटायन इन अ ग्रुप, यानी कि हमें पता है कि डाउन द ग्रुप हम जाते हैं तो हमारा एटॉमिक साइज बढ़ता है, ठीक है। तो जैसे जैसे एटॉमिक साइज बढ़ेगा हमारा, वैसे वैसे हमारी थर्मल स्टेबिलिटी यानी कि तापीय स्थिरता कम होगी, यानी कि ग्रुप में अगर हम अप टू डाउन जाएंगे, ऊपर से नीचे जाएंगे, तो हमारी थर्मल स्टेबिलिटी क्या होगी, डिक्रीज होगी, ठीक है। 10 थर्मल स्टेबिलिटी का जो ऑर्डर होता है वो कैसा होता है अपन देखते हैं। ये देखो ग्रुप 1 की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर और ये है ग्रुप 2 की थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर। देखिए सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी किस मेटल की लग रही है हमें, लिथियम की, फिर सोडियम पोटेशियम, और ग्रुप सेकंड में भी देखो सी की सबसे ज्यादा लग रही है, देन स्ट्रोंशियम एंड देन बेरिलियम। यानी कि हमारे अगर हम इस ऑर्डर को देखें तो हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाइड हुई। हमने क्या कहा था कि डाउन द ग्रुप जाता है तो सबसे ज्यादा थर्मल स्टेबिलिटी क्या होती है, डिक्रीज होती है। और क्यों होती है, क्योंकि साइज इंक्रीज होता है। अब देखो रिएक्टिविटी की बात करें तो आपको ये रिलेशन पता होगा कि जो स्टेबिलिटी होती है वो हमेशा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होती है रिएक्टिविटी के। जैसे ही रिएक्टिविटी बढ़ेगी या किसी भी मेटल की अगर रिएक्टिविटी ज्यादा होगी तो उसकी स्टेबिलिटी कम होगी। अब देखो ऊपर हम थर्मल स्टेबिलिटी का ऑर्डर पर गए, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगी, रिएक्टिविटी, क्योंकि इनके बीच में कौन सा रिलेशन होता है, इन्वर्सली प्रोपोर्शनल का रिलेशन होता है। अब देखो सेकेंड पॉइंट है प्रेजेंस ऑफ H- आयन। H- आयन की प्रेजेंस में किस तरीके से हम हाइड्राइड को बना सकते हैं। तो देखो इसमें क्या है, इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ दीज हाइड्राइड इन दी फ्यूज्ड स्टेट लिबरेट हाइड्रोजन एट एनोड शोइंग द प्रेजेंस ऑफ H- आयन।
अब देखो ये क्या कह रहा है, जब भी हम इलेक्ट्रोलाइसिस करते हैं यानी कि विद्युत अपघटन जब भी हम करते हैं तो विद्युत अपघटन हमेशा किस में होता है, फ्यूज्ड स्टेट, यानी कि जो लिक्विड स्टेट होती है ना हमारी, उसमें ही हम इलेक्ट्रोलाइसिस कराते हैं। तो उसमें क्या होता है, जैसे ही हम जब करंट पास कराएंगे, इलेक्ट्रोलाइसिस कराएंगे, तो क्या होगा, हाइड्रोजन लिबरेट होगा, यानी कि जो भी उसके अंदर जो भी मेटल रख रखा होगा या जो भी हमारा इलेक्ट्रोलाइट रख रखा होगा, उसमें से क्या होगा, जैसे हम इलेक्ट्रिसिटी पास करेंगे तो वो हाइड्रोजन को लिबरेट करेगा, यानी कि हाइड्रोजन को निकालेगा। अब जैसे हाइड्रोजन निकलेगा तो हाइड्रोजन निकलते कहाँ जाएगा, उसके एनोड पे जाएगा। और जब कोई भी हाइड्रोजन अगर एनोड पे जावे तो वही शो क्या करता है कि इसमें H- आयन की प्रेजेंस है, यानी कि उसमें H- आयन प्रेजेंट है। थर्ड देखो, एक्शन ऑफ प्रोटोनिक सॉल्वेंट। देखो ये हमें क्या बताता है, दे ऑल विग्रेसली रिएक्ट विथ प्रोटोनिक सॉल्वेंट दैट इज विच गिव H+ आयन। देखो अब प्रोटोनिक सॉल्वेंट क्या होता है, सबसे पहले ये समझते हैं। तो प्रोटोनिक सॉल्वेंट वो होते हैं जो कि H+ आयन को देते हैं, ठीक है, सच एज C2H5OH, जैसे कि H2 हो गया, C2H5OH हो गया, NH3 हो गया। ये सब क्या करते हैं, कोई भी रिएक्शन कराते हैं तो ये क्या देते हैं, H+ आयन को देते हैं। अब देखो इसके रिएक्शन देखना, इसलिए बोला कि जो प्रोटोनिक सॉल्वेंट होते हैं यानी कि ऐसे सॉल्वेंट जो कि H+ आयन देते हैं वो बहुत विग्रेसली रिएक्ट करते हैं, ठीक। देखो MH, हमने कोई मेटल लिया, अगर इसको हमने रिएक्ट कराया तो ये क्या देगा, M+ और H-। अब देखो ये जो प्रोटोन, ये जो H- आयन है, इसको अगर हम प्रोटोनिक सॉल्वेंट से रिएक्शन कराए, जो कि हमारा H- आयन आया ना, अब हम उसके से प्रोटोनिक सॉल्वेंट से उसका रिएक्शन करानी है, यानी कि H2 से कराए, C2H5OH से कराए, NH3 से कराए, तो हमारे पास क्या होगा, H2 लिबरेट होगी। अब देखो फोर्थ रिएक्शन है डिकम्पोजिशन बाय SO2, ठीक है। अगर हम कोई भी मेटल यानी कि अगर KH लेते हैं, अगर हम पोटेशियम हाइड्राइड लेते हैं, अगर उसको SO2 से रिएक्ट कराते हैं तो वो हमें क्या देगा, पोटेशियम डाइथायोनेट, और H2 लिबरेट होगी। सेकेंड ग्रुप के अगर मैं जो C है, अगर उसके हाइड्राइड को SO2 से रिएक्ट कराऊं तो ये हमें क्या देगा, कैल्शियम डाइथायोनाइड, और इसमें भी क्या होगी, H2 एनर्जी रिलीज होगी। ये सब सिंपल से रिएक्शंस है जो कि आपको ध्यान रखनी है, याद करनी है। फिफ्थ रिएक्शन देखो, तो रिएक्शन विथ AlCl3, यानी कि लिथियम हाइड्राइड की जब मैं रिएक्शन कराऊं AlCl3 इन द प्रेजेंस ऑफ ईथर, तो ये हमें क्या देगा, लिथियम एल्यूमिनियम हाइड्राइड और थ्राइस ऑफ LiCl बाहर निकल जाएगा। वैसे ही अगर मैं रिएक्शन कराऊं किसी भी S ब्लॉक एलिमेंट की, अगर उसके हाइड्राइड बनाने हैं मुझे, तो अगर उसकी रिएक्शन में अल्कोहल से कराऊं तो क्या बनेगा, जैसे अगर मैं सोडियम का हाइड्राइड लिया प्लस HOR लिया, यानी कि ये कोई अल्कोहल है, तो अगर इसकी रिएक्शन करूंगी तो हमारे पास क्या बनेगा, NaOR, यानी कि एल्कोक्साइड बनेगा, और H2 रिलीज होगा। वैसे अगर मैं बेरिलियम हाइड्राइड की जब HOR से रिएक्शन कराऊं तो ये क्या बनेगा, BaOR का होल ट्वाइस प्लस H2 लिबरेट होगा। यानी कि अगर हम हमारी हाइड्राइड की अगर अल्कोहल से रिएक्शन कराते हैं तो हमें क्या मिलता है, एल्कोक्साइड मिलता है, ठीक है। और इसके कुछ यूजेस हैं जो देख लेते हैं हम, हाइड्राइड के यूजेस। आयनिक हाइड्राइड आर यूज्ड एज कंडेंसिंग एजेंट इन क्लेजन एंड एल्डोल कंडेंसेशन। देखो क्लेजन और एल्डोल ये रिएक्शंस होती है, क्लेजन रिएक्शन और एल्डोल कंडेंसेशन रिएक्शन, जो कि हम 12th में पढ़ते हैं, ठीक है। अब देखो ये जो रिएक्शन है इसके अंदर क्या होता है, जो आयनिक हाइड्राइड होता है वो कंडेंसिंग एजेंट की जैसे काम करता है। सेकंड यूज क्या है, दिस हाइड्राइड इज यूज्ड एज रिड्यूसिंग एजेंट, और ये जो हाइड्राइड्स है ना S ब्लॉक के, ये रिड्यूसिंग एजेंट की तरह भी काम करते हैं। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ हाइड्राइड्स। हमने क्या पढ़ा, हाइड्राइड्स के कुछ फीचर्स पढ़े।